साथियों नमस्कार। प्रशांत किशोर जी 2007 के पहले यूएन में हेल्थ मिशन पे काम कर रहे थे। साथ ही उसी दौरान उनके तरफ पास एक ऐसी रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया था कि भारत के पिछड़े हुए राज्यों में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ख़राब हैं, जबकि जो अगड़े राज्य हैं उनमें कुछ हद तक स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं। लेकिन प्रशांत किशोर एक प्रतिभावान व्यक्ति हैं। उन्हें उस रिपोर्ट में कई खामियां मिली, जिसके एवज में उन्होंने एक खुद रिपोर्ट बनाई और जिसमें उन्होंने साबित किया कि पूरे भारत में स्वास्थ्य सेवाएं एक सरीखी हैं। साथियों, इस अपनी बनाई हुई रिपोर्ट को उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को और गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास भेजा। नरेंद्र मोदी जी के पास जैसे ही ये रिपोर्ट आई, उन्होंने उसका पूरा अभ्यास किया और ये जाना कि प्रशांत किशोर क्यों न हो कि उनके राजनीतिक प्रवास में उनका सहयोग कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। उन्होंने बुलावा भेजा और प्रशांत किशोर जी आके मोदी जी से मिले। मिलने के बाद में उन्होंने अपनी सामाजिक कार्यों में रुचि बताई, जिसको जानकर मोदी जी ने उन्हें उनके राजनीतिक जो प्रचार प्रसार की जिम्मेवारी सौंपी। साथियों, 2014 के चुनाव में जिस तरीके से 3D के माध्यम से मोदी जी का भाषण गांव-गांव तक पहुंचा, करीब करीब 400 3D वैन्स पूरे भारत भर में फैले और उन्होंने साक्षात मोदी जी को जनता के संपर्क में लाया। जनता ने 3D इमेज में मोदी जी का भाषण सुनकर, रूबरू होकर उनको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से जाना और बाकी सारे नेताओं के ऊपर मोदी जी का ये दांव बहुत ही सरस साबित हुआ। साथ ही साथ प्रशांत किशोर जी ने मोदी जी का जो इतिहास है, एक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे चाय वाला का बेटा जो अपने पिता के साथ चाय बेचने में सहयोग करता है और धीरे धीरे अपने परिश्रम से, अपनी दूरदृष्टि नीति से वो एक बार गुजरात का मुख्यमंत्री भी बनता है। जिस गरीबी से, जिस लाचारी से एक युवा, एक बालक संघर्ष करके इस मुकाम पे पहुंचा है, ये जनता के लिए किसी एक फिल्मी कहानी से अच्छा ही था। साथियों, मोदी जी की इस व्यक्तित्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रशांत किशोर ने बहुत सारी कहानियाँ, किस्से बताए, जन जन तक पहुंचाए और जो सच्चाई जनता के सामने आई, उससे जनता के बीच में मोदी जी की एक अलग ही प्रतिमा स्थापित हुई, जिसका लाभ आज भी मोदी जी को एक सच्चे समर्पित भारत राष्ट्रभक्त सिपाही के रूप में मिल रहा है। साथियों, लेकिन 2014 के चुनाव में जो भी यश मिला, उसका हो न हो प्रशांत किशोर जी पूरा उसका श्रेय खुद को समझ लेने लगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी एक संगठन, एक कैडर बेस्ड पार्टी है, पूरा एक परिवार है जो भारतीय जनता पार्टी के विचारों को जन जन तक पहुंचाता है और निरंतर 1925 से ये कार्य जनसंघ के ज़माने से चल रहा है। साथियों, भाजपा के बाकी जो इतर नेता हैं जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया है अपनी पार्टी की सेवा में, वो इस प्रशांत किशोर के भूमिका को कहीं मान्यता नहीं दे पाए और देखा ये गया है कि प्रशांत किशोर जी को एक एडवाइज़र का जवाबदारी देने के बावजूद वो जो एक फ्री हैंड चाहते थे और सीधे नेतृत्व के संपर्क में रह के काम करना चाहते थे, वो कहीं पार्टी को मंजूर नहीं था और जो ये दूरी बनी, इससे प्रशांत किशोर जी भाजपा से कटकर इतर पार्टियों के संपर्क में जाने लगे। उन्होंने सबसे पहले नीतीश कुमार जी, जो एक मोदी जी के उस समय के प्रतिद्वंदी समझे जाते थे, कांग्रेस, नीतीश कुमार और आरजेडी के साथ में जुड़कर उन्होंने नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का एक बहुत ही यशस्वी प्रयास किया। सोनिया जी के माध्यम से लालू जी को उन्होंने ये कबूल करवाया ये कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगर बिहार का चुनाव लड़ा जाता है तो वहाँ पे उस समय की यूपीए को बहुत अच्छा यश मिलेगा। वो मिला भी। साथियों, उसके बाद में प्रशांत किशोर जी अलग अलग पार्टियों से अलग अलग राज्यों में जाके
जगन मोहन रेड्डी से भी मिले, उनका भी चुनाव प्रचार किया। बीएसआर का भी काम किए, बीएसआर के लिए भी चुनाव प्रचार रणनीति स्ट्रैटेजी बनाने में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने बंगाल में भी जाके ममता बनर्जी के लिए काम किया। गोवा के चुनाव में भी ममता बनर्जी के लिए, टीएमसी के लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के साथ भी दिल्ली में और इतर राज्यों में काम किया। सबसे मुख्य बात, कांग्रेस के लिए उन्होंने पंजाब में और उत्तर प्रदेश में काम किया। उत्तर प्रदेश में 2 यूपी के लड़के के नाम से जो एक स्लोगन दिया गया और जो एक प्रचार चलाया गया, उसके अंदर प्रशांत किशोर का ही योगदान है। राहुल गांधी की खास तौर पे जो खाट पे चर्चा का जो एक कार्यक्रम चलाया गया, जिस तरीके से मोदी जी की चाय पे चर्चा थी, उसके तोड़ में उत्तर प्रदेश में राहुल के साथ में खाट पे चर्चा का कार्यक्रम उन्होंने चलाया। खैर वो विफल रहा, क्योंकि जनता उनका खाट पे चर्चा सुनने के बाद में खटिया खड़ी करके पूरे खाट अपने घर पे लेके जाने लगी। ये प्रशांत किशोर के लिए भी बहुत बड़ा झटका था, जिस तरीके से राहुल गांधी के लिए भी बहुत बड़ा झटका था। और बाकी के चुनाव में भी जिस तरीके से वो कांग्रेस में अपनी भूमिका चाहते थे, उसकी मान्यता न मिलते हुए देख कांग्रेस से भी उनका दुराव हो गया। फिर बाद में जाके उन्होंने तय किया, हैदराबाद में उन्होंने डिक्लेयर किया कि अब वो स्ट्रैटेजी का काम नहीं करेंगे, बल्कि सीधे जनता से जुड़ के ज़मीनी स्तर पे काम करके जनता की भावनाओं को समझेंगे और फिर अपने आगे की रणनीति तैयार करेंगे। कुछ ही दिनों में उन्होंने जन स्वराज नाम की यात्रा चालू की और करीब करीब 600-700 दिन की यात्रा करके बिहार में आने वाले चुनाव में बहुत बड़ा माहौल बनाया। लेकिन जब चुनाव का समय आया तो मैदान छोड़ के भाग गए। साथियों, एक स्ट्रैटेजिक होना, एक डिजिटली वेलवर्स्ड होना, एक मार्गदर्शक या एक मीडिया पर्सन होना, एक पॉलिटिकल पार्टी को मीडिया में, सोशल मीडिया के माध्यम से एक उसका नैरेटिव बनाना, एक उसका पर्सपेक्टिव बनाना, ये और बात है। और अकेले के बल पर एक पार्टी बना के चलाना, वो अलग बात है। राजनीतिक पार्टी का जो मूल आधार होता है उसकी विचारधारा होती है। लेकिन प्रशांत किशोर जी की जो भी अभी तक की राजनीतिक सामाजिक भूमिका देखी गई है, उसमें सबसे बड़ी जो कमी देखी गई है कि उनकी कोई भी विचारधारा नहीं है। जो उनको पैसा देगा, जो उनको ताकत देगा, जो उनको सम्मान देगा, जो उनको मान्यता देगा, वो किसी के भी साथ में जाके काम करने के लिए तैयार है। साथियों, यही एक बहुत बड़ी कमी प्रशांत किशोर को लेके डूब गई। आज जिस तरीके से उन्होंने एक प्रतिष्ठा एक रणनीतिकार के रूप में बनाई थी, वो बाद में जब उन्होंने पार्टी बना के खुद अपनी रणनीति बना के एक पार्टी को स्थापित करने का प्रयास किया, उसमें वो पूरी तरीके से विफल रहे। जिस तरीके से एक बहुत बड़ा प्रोफेसर बड़े बड़े वैज्ञानिक तो बना सकता है, इंजीनियर तो बना सकता है, लेकिन जब वो खुद मार्केट में जाके इंजीनियर बनने का प्रयास करता है तो कहीं ना कहीं उससे वो सफलता नहीं मिलती है। सचिन तेंदुलकर जी इतने बड़े क्रिकेटियर रहे हैं, लेकिन उनके गुरु अगर चाहें कि नहीं, मैं खुद सचिन तेंदुलकर की जगह जाके बैटिंग करूंगा और वो मान सम्मान प्राप्त करूंगा, वो सफलता, वो यश प्राप्त करूंगा, तो ये संभव नहीं दिखाई देता है। यही भूल प्रशांत किशोर जी ने की। भले उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को यश दिलाया, लेकिन वो ये भूल गए कि जिन नेताओं के साथ में उन्होंने काम किया और जिन्हें यश मिला, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था उनके पार्टी का कैडर, उनकी एक भूमिका और एक अच्छा नेता। एक अच्छे नेता को यश दिलाना बहुत आसान होता है, जबकि जो पार्टी, जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं बचा हुआ है, कोई संगठन नहीं बचा हुआ है, उसको स्थापित करने में वो पूरी तरीके से विफल रहे। चुनाव में केवल 7 सीट कांग्रेस को जिता पाए। साथियों, ये पूरा जो चर्चा मैं आप लोगों से कर रहा हूँ, ये केवल ये बताने के लिए कि अगर आप पार्टी में काम करना चाहते हैं तो पार्टी की विचारधारा राजनीति में आपको दूर तक लेके जा सकती है, और मौकापरस्त राजनीति आपको ज़्यादा दूर तक नहीं लेके जाएगी। फिर आपके अंदर कितनी भी प्रतिभा भरी हो, वो एक मर्यादित यश ही आपको दे पाती है। तो प्रशांत किशोर जी की आगे का क्या रचना रहेगी, अभी तक का जो उनका अनुभव रहा है कि वो कहीं भी स्थिर नहीं हो पाए हैं और उनकी अस्थिरता ही
कायम स्वरूप उनके साथ रही हुई है, और इसके लिए सबसे बड़ा कारण है कि वो किसी एक विचारधारा को अंगीकार नहीं कर पाए हैं। एक बार उन्होंने डिक्लेयर किया था कि वो लेफ्टिस्ट सेंटर हैं। बंगाल में तो वो ममता बनर्जी को यश दिला पाए, लेकिन जब उनको खुद अपने लिए वही करिश्मा दिखाने का समय आया बिहार में, तब वो मैदान छोड़कर भाग गए। साथियों, जनता के अंदर एक भावना का उद्रेक पैदा करना और जनता को भ्रमित करना, युवाओं को भ्रमित करना, जाति के नाम पे या सेक्युलरिज्म के नाम पे एक हवा खड़ा करना अलग बात है, और राजनीतिक पार्टी स्थापित करके एक विचारों का संगठन बनाना, एक पूरा टीम बनाना, समर्पित एक पार्टी बनाना, ये अलग बात है। हमने देखा है किस तरीके से अरविंद केजरीवाल भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते लड़ते उन्होंने एक पार्टी बनाई और खुद ही भ्रष्टाचार के अंदर विलीन हो गए। ठीक उसी तरीके से बिना विचारधारा की पार्टी बना के प्रशांत किशोर भी अपने आप को राजनीतिक रूप से फिलहाल तो स्थापित करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, और जब मेन सेनापति ही जब लड़ाई छोड़ के भाग जाता है तो बाकी सैनिकों के बारे में क्या कहा जा सकता है। साथियों, आपको यह कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।